देखो, फर्स्ट थिंग इन मेंस आंसर राइटिंग या एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि वो क्वेश्चन से आपकी डिमांड क्या है, मतलब व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू राइट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आपको जो पता है वो लिखना है, आपको जो पता है वही लिखना है, बट आपको उसको ऐसे मोल्ड करना है, उसको आपको ऐसे चेंज करना है कि आप क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करो। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन की एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाती है कि अगर आपके एग्जामिनेशन पहले, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो रहा है तो अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से और इम्प्रोवाइज करना है और एग्जामिनेशन के लिए और डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 95 हासिल करने वाले विनायक महामुनि जी। वेलकम सर टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्लैड सर कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े और आपकी कहानी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। 5 अटेम्प्ट्स, 2 इंटरव्यू, Yes. 2 मेंस, और आज आप फाइनली आईएएस बनने जा रहे हैं। कैसी फीलिंग है? काफी लंबी लंबी जर्नी रही है आपकी सर। हाँ, जर्नी तो बहुत लंबी है, 5 ईयर प्लान हो गया मेरा। तो बहुत अच्छा लगता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, तो फिर इट फील्स लाइक ऑल द स्ट्रगल वाज वर्थ इट। मींस आई वाज स्ट्रगलिंग सो हार्ड फ्रॉम लास्ट 5 years, एंड आफ्टर so much efforts, when you see your name in the final list and that too in the top 100 2-digit rank, so that feeling cannot be expressed in words. That is, a very emotional feeling, that is very satisfying feeling. And more satisfaction is when people recognize your पेरेंट्स, आपके माता पिता को आपकी वजह से पहचाना जाता है, उनको आपकी वजह से रिस्पेक्ट मिलती है इस पूरे सोसाइटी में, पूरे स्टेट में। तो फिर वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है और मुझे बहुत प्राउड फीलिंग है कि आई कुड मेक माई पेरेंट्स प्राउड। सर ऐसा क्या मोटिवेशन था, क्या डेडिकेशन था कि 5 अटेम्प्ट्स आपने कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते हुए दिए? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पता नहीं चलता है सबको, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब देयर आर मेनी पीपल हु क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आई ऑनेस्टली बिलीव दैट फर्स्ट अटेम्प्ट तो सिर्फ बुक्स पढ़ने में ही चला जाता है, ना तो सिलेबस पता चलता है पूरे से, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस होता है, ना ही सारे बुक्स पढ़े जाते हैं। तो फिर मुझे तो लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली तो ऐसे ही होता है कि बिना पढ़े ही हो जाता है, मतलब विदाउट रिविजन समथिंग। बट उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ाई करके सब रिवाइज करके दिया था सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, बट आई वॉज ऑलवेज वेरी क्लोज, मतलब 0.66 1 मार्क 0.66। सो समवेयर आई वॉज थिंकिंग यार मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन सही करना है मेंस लिखने के लिए। तो फिर वो एक क्वेश्चन का मोटिवेशन था कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सही करूं या एक क्वेश्चन कम गलत करूं, तो भी मैं क्लियर कर जाऊंगा, ये मुझे पता था। तो फिर वो एक मोटिवेशन था। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, जब मैं आंसर्स लिखता था, जब एसेज लिखता था, तब मुझे बहुत अच्छे से कमेंट आते थे कि वेन एवर यू विल राइट मेन्स और वेन एवर यू विल राइट आंसर यू विल क्लियर। तो फिर वो मेंटर्स का और पीयर्स का एक मोटिवेशन होता है कि यार मुझे मेंस लिखना है, एक बार मैं लिखूंगा फिर देख लेंगे अगर होता है नहीं होता है। तो फिर मुझे ये था कि मुझे मेंस एक बार तो लिखना था, और उसी वजह से मैं पढ़ते रह गया, पढ़ा। और फिर पता चला कि जो भी मिस्टेक्स किए प्रीलिम्स में, तो फिर आई नो इम्प्रोवाइज्ड ऑन देम, और फिर बाद में दोनों अटेम्प्ट्स में मेरे प्रीलिम्स काफी कंफर्टेबली 10-15 मार्क्स के मार्जिन से क्लियर हो गई। और कॉन्फिडेंस फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, तो फिर इंटरव्यू को कॉल आ गई, तो फिर ऐसे लगा कि हाँ चलो मेंस तो अच्छा लिखते हैं, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था। बट वो एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं मेंस में अगर क्लियर कर सकता हूँ फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, तो फिर आई विल गिव माई बेस्ट अगेन। तो फिर दैट वाज द मोटिवेशन कि अगेन मैं फिर से करूँ, और फिर से किया तो फिर हो गया, आ गया रैंक। सर अगर हम आपकी जर्नी की बात करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आने से पहले, आप एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हैं, आप आईबीएम में जॉब करते थे। फिर ये मोटिवेशन कहाँ से कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू लीव आईबीएम की जॉब? एक्चुअली मोटिवेशन तो ऐसा है कि जब इंजीनियरिंग में था तब बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, एंड आई वाज वन ऑफ देम। सो आई फर्स्ट कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं सोचने लग गया कि अब लाइफ में क्या किया जाए। बट ये था कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते थे कि जहाँ पे लगता था कि यार हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर मेरा सोसाइटी के लिए क्या यूज हो सकता है। और मेरे पापा भी टीचर है, तो फिर घर में पहले से ऐसा माहौल है कि पापा हमेशा सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मेरे स्कूल भी ऐसी थी जहाँ पे एक ऐसी टीचिंग दी जाती है कि वी ओ समथिंग टू द सोसाइटी। तो फिर जब बाद में करियर डिसाइड करने का ऑप्शन आता है,
तब बहुत सारे ऑप्शंस अपने सामने आ जाते हैं। तो फिर उसलिए मैं जो प्लेसमेंट्स होती है कॉलेज की उसके लिए बैठा नहीं था। और बाद में ऐसा हो गया कि बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है लाइफ में कि मेरे दोस्त जॉब जॉब पे लग गए, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर मैं क्या करूं। और वैसे में मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली आईबीएम में, तो फिर बहुत अच्छी कंपनी थी, तो फिर मुझे इसलिए वो मिस नहीं करनी थी। तो फिर आई ज्वाइंड आईबीएम और मैंने 2.5 साल काम किया वहां पे। बट एक मैं वहां पे एचओर ऑफ द ईयर भी था, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी था, तो फिर ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा काम नहीं किया था, मैंने भी वहां पे भी अच्छा काम किया था। मैंने इंजीनियरिंग में सही से पढ़ लिया था, मैं इंजीनियरिंग भी 72% से पास हूँ। तो फिर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इग्नोर किया था लाइफ में। बट आई वॉज नॉट क्लियर कि व्हाट इज माई एम इन लाइफ, और व्हाट डू आई वांट टू डू इन लाइफ। तो फिर जब ये थोड़ी सी मेच्योरिटी आने लग जाती है धीरे धीरे विद द एज, तो फिर मुझे लगा कि सिविल सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आपने जो जॉब छोड़ने की बात की, तो एक्चुअली मेरा H1B प्रोसेस हो रहा था आईबीएम से। तो फिर H1B का ऐसे होता है कि 3 साल के लिए आपको जाना पड़ता है। सो एट दैट मोमेंट आई हैड टू डिसाइड कि अगर मैं 3 साल के लिए चला जाता हूँ तो फिर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाता। तो फिर मैंने यूएस जाना छोड़ दिया, यूएस नहीं गया और मैंने जॉब छोड़ दी। और डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव इन वॉट एवर आई डू। उनको पता भी नहीं था जब मैंने जॉब छोड़ा है। जब मेरा लास्ट वर्किंग डे था तब मैं घर पे सारा सामान लेके आ गया, तब बता दिया मैंने कि मैंने जॉब छोड़ी है और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो फिर जॉब छोड़ना उतना डिफिकल्ट डिसीजन नहीं था मेरे लिए। सर अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो 3 प्रीलिम्स आपके अनसक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली Yes. 2 प्रीलिम्स 2 मेंस आपने लिखा और ये तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स में किन खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स को कई बार हम अंडरमाइन कर देते हैं, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एंट्री स्टेज होता है, वहां एलिमिनेशन होता है। यस यस। प्रीलिम्स में इफ आई टॉक फ्रॉम माय मिस्टेक और फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स का डर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स का डर होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। एंग्जाइटी की वजह से आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, यू गेट कंफ्यूज्ड। तो सबसे पहले यह है कि मुझे प्रीलिम्स का डर था, क्योंकि एक बार फेल हो गया तो फिर नेक्स्ट टाइम सबको लगता है कि मैंने पहले से ही फेल हो गया हूं, तो फिर इस बार फिर ना फेल हो जाऊं। तो फिर वो डर मुझ में भी था, और वो डर ही होता है कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके गलत कर देता है। सेकेंड चीज ये है कि मैंने बहुत बुकिश पढ़ा था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो ये 10 बुक है, ये पढ़ लूंगा तो फिर मैं प्रीलिम्स क्लियर हो जाऊंगा। बट प्रीलिम्स इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स। तो फिर प्रीलिम्स में ये होता है कि दे सी योर एनालिसिस, दे सी योर लॉजिकल रीजनिंग, दे चेक योर टेम्परामेंट, दे चेक योर कॉमन सेंस। तो फिर इन बातों का मुझे ध्यान नहीं था, क्योंकि आई हैव लर्न फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस। तो फिर उतना ये भी नहीं था कि कोई खुद बैठ के बोले कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, वहां पे गलती कर रहे हो, ऐसे कोई बताने के लिए भी नहीं था। तो फिर ये था कि मैं खुद के एक्सपीरियंसेस से सिखाऊं। और तीसरी गलती ये होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। और अगर करते भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो बहुत हम मैकेनिकली करते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग, कि हमें सिर्फ सॉल्व करने हैं। टॉपर्स ने बोला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर हम वो सिर्फ सॉल्व करते हैं और उसका आंसर देखते हैं। बट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है कि आपको उन्हें एनालाइज करना है कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। एक तो है कि रीजन क्यों पूछा गया था, सेकंड है कि कैसे फ्रेम किया गया था वो क्वेश्चन, कि उसी पर्टिकुलर वे में क्यों फ्रेम किया गया था। थर्ड है कि वही 4 ऑप्शंस क्यों दिए थे, नॉट व्हाई नॉट अदर 4 ऑप्शंस। एक करेक्ट आंसर तो होता है, बट वो 3 ऑप्शन वैसे क्यों दिए थे। तो फिर ये एनालिसिस जो होता है कि टू गो इनटू द एग्जामिनर्स माइंड और द क्वेश्चन सेटर्स माइंड, वो भी बहुत जरूरी है प्रीलिम्स में। और फोर्थ है कि मार्केट में क्या होता है, जब भी प्रीलिम्स क्लोज आ जाती है, नजदीक आ जाती है, तो फिर बहुत सारे कंपाइलेशन आ जाते हैं, एक 1 मंथ बिफोर, 15 डेज बिफोर। सम कोई रिपोर्ट का कंपाइलेशन आ गया, कोई साल भर के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आ गया, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का कंपाइलेशन आ गया। तो फिर वो जो कंपाइलेशंस होते हैं वो हमें इनसिक्योरिटीज हमें क्रिएट कर देते हैं ज्यादा, कि यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो फिर इसमें तुम्हारे साथ में जो लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, कि सब बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उससे मैं प्रीलिम्स क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जनता जो होती है वो एंड के डेज में गिव अप कर देती है, लास्ट 15 डेज, लास्ट 20 डेज। बट जो गिव अप नहीं करते लास्ट 20 डेज में, एंड जो फाइट करते रहते हैं टिल द 5:30 PM, जो कि आपका सी सेट का लास्ट पेपर होता है, तब तक मुझे लगता है कि जो गिव अप नहीं करता है उसका चांस हमेशा ज्यादा होता है। बट बहुत सारे बच्चे 2 साल से 3 साल से बहुत सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं,
लेकिन सिर्फ एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो होप लूज कर देते हैं कि इस बार तो नहीं हो रहा है मेरा, ये बचा है वो बचा है। तो फिर मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि प्रीलिम्स इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडी। तो आपने एक बुक कम पढ़ा है तो भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, आपने कोई कंपाइलेशन कम पढ़ा है तो भी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ एक किसी बुक से लिमिटेड नहीं है। आप आपका कॉमन सेंस डेवलप करो, आप आपका कैलकुलेटेड गेसेस लेना इम्प्रूव करो, आप आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव करो, कॉमन सेंस यूज करो आपकी जनरल लाइफ में, आपने बचपन से जो भी पढ़ा है, जो भी आपके आसपास देखा है, तो फिर वो यूज करो। और फिफ्थ होता है कि सब बोलते हैं कि रिवीजन करना चाहिए बट करता कोई नहीं है, जो करते हैं वो सच में थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो फिर मेरा लास्ट फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में ये था कि मैंने रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। पहले ऐसा होता था कि मैं एक बुक पूरा पढ़ता था और फिर एक हफ्ते बाद उसे रिवाइज करता था, फिर इट वाज लाइक मैं फिर से वो बुक नए से पढ़ रहा हूँ। बट फोर्थ एंड फिफ्थ अटेम्प्ट में मैंने ये किया था कि दिन का 40% टाइम, इफ आई एम स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, मैं 4 आवर्स सिर्फ रिवीजन के लिए रखता था। तो फिर जो भी कल पढ़ा है वो आज रिवाइज करता था, जो आज पढ़ा है वो परसों रिवाइज, कल रिवाइज करूंगा। तो फिर ये 5 पॉइंट है जो मैं प्रीलिम्स के लिए बोलना चाहूंगा। और 6 पॉइंट भी है, अभी बात ही कर रहे हैं तो फिर मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि मार्केट में जो मॉक टेस्ट है वो तुम्हारा लॉजिक डेवलप करने के लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट के क्वेश्चंस यूपीएससी के लेवल के नहीं होते। मार्केट के क्वेश्चन है कि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करना है, गलतियां कैसे सुधारनी है, तुम्हारा कंटेंट कहाँ कम हो रहा है, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है, इसके लिए मार्केट की टेस्ट तक आप यूज कर सकते हो। बट जनरली बच्चों में ये होता है, मेरा भी फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ये होता था कि किसी टेस्ट में मुझे 70 मार्क आ गए तो फिर मैं डर गया कि यार मुझे तो 70 मार्क आ रहे हैं। किसी टेस्ट में मुझे 140 मार्क आ गए तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि चलो मेरा तो अभी पढ़ाई हो गया, मुझे 140 मार्क्स आ गए। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मॉक टेस्ट में आपके कितने भी मार्क आए, इसका आपके फाइनल प्रीलिम्स रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर ये जो मार्केट में मॉक टेस्ट है उनको जस्ट एक्सपीरियंस या सिर्फ टेस्ट सॉल्विंग एक्सपीरियंस के लिए यूज कीजिए, उसके मार्क्स का कुछ भी अपने पढ़ाई पे असर ना पड़ने दें। इनफैक्ट उसके जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं वो देख लो और वो अच्छे से पढ़ो, बट उसके मार्क्स का आपके परफॉर्मेंस से कुछ रिलेशन नहीं है। तो फिर ये एक चीज बताना चाहता हूँ। सर, आपने जो पहले 4 पॉइंट मेंशन किए थे कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एग्जामिनर के माइंड में जाके, कि ये क्वेश्चन क्यों आए, करंट इवेंट से आपको रिलेट करना है, और यही 4 ऑप्शंस क्यों दिए, ये अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली कैसे एक एस्पिरेंट डेवलप करेंगे? डेवलप करने के लिए आपको यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खा जाना पड़ेगा आपको। दिन रात जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो फिर आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पता हो जाएगी। मतलब अगर नए एस्पिरेंट्स हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 1 ईयर, उनको पता है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, तो फिर वो उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस बार ढोलावीरा को कुछ साइट का स्टेटस मिला था तो फिर उन्होंने हड़प्पा पे क्वेश्चन पूछ लिया, और विजयनगर एम्पायर जो है वो यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। तो फिर उसमें हमें ये पता चलना चाहिए कि देखो कैसा है कि यूपीएससी दो दो तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, एक में उनको आपसे डेप्थ चाहिए होती है और एक में आपको उनसे कवरेज चाहिए होता है। तो फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन से टॉपिक के लिए एनसीईआरटी इनफ है, कौन से टॉपिक के लिए स्टैंडर्ड बुक इनफ है, और कौन से टॉपिक के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटरनेट और डिटेल में पढ़ाई करने की जरूरत है। जैसे कि आप देखोगे विजयनगर एम्पायर जो है तो फिर उसका एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आंसर नहीं होगे, बट अगर आप उसके डिटेल्स में जाओगे, गूगल पे जाके थोड़े से और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो फिर आपका उसके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो फिर ऐसे थीम्स है अलग अलग जिसमें आपको कहीं कहीं डेप्थ में नॉलेज चाहिए, और जनरली जो नेशनल पार्क्स रिवर्स वगैरह है उनमें सुपरफिशियल नॉलेज चाहिए, उनमें पेरिफेरल नॉलेज ज्यादा चाहिए। तो फिर उसमें यह है कि आप आपका कवरेज बढ़ा दो। तो फिर आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से टॉपिक में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और कौन से टॉपिक में ऊपर ऊपर का नॉलेज चल जाएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। ये जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तब आपका टाइम सेव होगा टारगेटेड स्टडी करने के लिए। तो फिर आप जिन टॉपिक पे यूपीएससी सिर्फ वन लाइनर पूछ रही है उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, या फिर जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है जिनमें बहुत ज्यादा पढ़ के भी फायदा नहीं है तो फिर आप वो पढ़ो ही मत, आप उसका एनसीईआरटी का बेस रखो। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब आप जितना करते जाओगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। तो ये बात तो हमने प्रीलिम्स की कर ली, अब हम मेंस की तरफ आते हैं। मेंस आंसर राइटिंग, मैं चाहती हूँ आप उसको थोड़ा सा समझाएं कि किस तरीके से आंसर लिखना रहता है, क्योंकि हम हमेशा बात तो करते हैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि तीनों की इंटरलिंकिंग कैसे होनी चाहिए और पॉइंट्स एक के बाद एक कैसे फ्रेम करना है। देखो फर्स्ट थिंग इन मेंस आंसर राइटिंग या एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि वो क्वेश्चन से आपकी डिमांड क्या है, मतलब व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू
टू राइट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि आपको जो पता है वो लिखना है, आपको जो पता है वही लिखना है, बट आपको उसको ऐसे मोल्ड करना है, उसको आपको ऐसे चेंज करना है कि आप क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल करो। मतलब अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन है तो फिर आप वहां पे बोल सकते हो कि इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। लेकिन अगर वाटर का क्वेश्चन है तो फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बट हैज लीस्ट वाटर रिजर्वायर्स। तो फिर आप ऐसे यहाँ पे एक एक लिंकिंग कर सकते हो। मतलब आपको एक ही फैक्ट अलग अलग चीजों में कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन की डिमांड के लिए उसको मोल्ड करना है, कैसे चेंज करना है, वो एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो फिर फर्स्ट थिंग यही है कि आपको क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो फिर दे गेट कंसिस्टेंटली इंटरव्यू कॉल्स अगेन एंड अगेन, 2 इंटरव्यू कॉल्स, 3 इंटरव्यू कॉल्स। उनका कंटेंट भले ही उतना अच्छा ना हो, बट उन्हें ये पता होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो फिर सबसे पहले एस्पिरेंट्स में ये फोकस करना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड करे, और उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये होगा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बार बार करो मेंस के, और खुद से एनालाइज करो कि मैं जो सोच रहा हूँ वही यूपीएससी चाह रही है या यूपीएससी कुछ अलग चाह रही है। मतलब बहुत बार क्वेश्चन होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का, बट स्टूडेंट्स होते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में लिखते हैं या एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में लिखते हैं, बट क्वेश्चन इज अबाउट रिफॉर्म्स। तो फिर आपको कंपेरेटिव लिखना चाहिए कि अभी कैसा है और रिफॉर्म्स कौन से चाहिए। तो फिर ये है कि हमें जो पता है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मोल्ड करते आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आंसर शुड बी स्ट्रक्चर्ड, कि आपका आंसर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मतलब आपका आंसर अगर कोई भी पढ़े, वेल एजुकेटेड पर्सन पढ़े, तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से एड्रेस किया। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत बार 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं, तो फिर हम लिखने के चक्कर में वो सारे पार्ट्स आंसर नहीं कर पाते। लेकिन हम जब स्ट्रक्चर्ड आंसर करते हैं तब वी टेंड टू आंसर एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो फिर हमारे मार्क्स मिस नहीं होंगे उससे। तो फिर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो सबको पता है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर भी डाला था मेरे इंस्टाग्राम पे कि कैसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रक्चर करना है। तो फिर मैंने उसी में वही, ये मैंने खुद होके बनाया था स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे लास्ट अटेम्प्ट में मेंस में ठीक मार्क्स आए थे बट बहुत अच्छे नहीं मार्क्स आए। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं और अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं, तो फिर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया था कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का। तो फिर आपको मेरा स्ट्रक्चर जो है आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। बट ये है कि आपको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इंट्रो में क्या लिखना है वो समझ में आना चाहिए। मतलब अगर इंट्रो में सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चन है तो फिर आप उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन वाटर स्टोरेज का है तो फिर आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हंगर वगैरह ऐसे क्वेश्चन है तो फिर हमें पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, तो फिर आप उससे स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का इतना इतना रैंक आ गया। या फिर कोई एकदम स्ट्राइकिंग फैक्ट है, मान लो जैसे कि कुछ डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ गया, जैसे कि पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन आ गया, तो फिर अपना डेमोक्रेसी का एक इंडेक्स था जिसमें हम अपनी रैंकिंग कम हो गई थी, तो फिर हम वो बोल सकते हैं कि रिसेंटली हमारी रैंकिंग इस इंडेक्स में कम हो गई है और उसके रीजंस ये है, उसको हम क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। अगर कोई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है तो फिर आप उसमें कोट से स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली एथिक्स में या सोसाइटी के पार्ट में। जब सोसाइटी के पार्ट में विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आता है तो फिर आप यू कैन कोट अम्बेडकर, यू कैन कोट गांधी कि द प्रोग्रेस ऑफ नेशन शुड बी चेक्ड ऑन द बेसिस हाउ वीमेन आर एम्पावर्ड। तो फिर ऐसे कुछ कोट्स आप, तो फिर आपको ये कंपार्टमेंटलाइज करते आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन के लिए किस टाइप का मैं इंट्रो लिखूं। और ये आप शुरुआत में मैकेनिकली करोगे और तो फिर बाद में यू विल गेट यू बेटर एट इट, तो फिर ये नेचुरली आ जाएगा आपसे। तो फिर ये है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सूझता नहीं है कि क्या इंट्रो कंक्लूजन करे, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो होता है या एसडीजीज जो होते हैं, तो फिर दे आर वेरी, दैट इज वेरी सेफ ऑप्शन टू स्टार्ट आंसर विथ। क्योंकि आप GS 1 में भी वो यूज कर सकते हो, GS 2 में भी यूज कर सकते हो, GS 3 में भी यूज कर सकते हो, और GS 4 में भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एसडीजीज आप यूज कर सकते हो। तो फिर ये रही इंट्रो की बात। तो फिर इंट्रो लिखना होता है, फैक्ट लिखना होता है, ये सबको पता है, बट कैसे लिखना होता है ये मैंने बताया कि आप क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इंट्रो डिसाइड करो। आप पहले इंट्रो डिसाइड मत करो और बाद में क्वेश्चन मत देखो। आप पहले क्वेश्चन को समझो, कहाँ पे डेफिनेशन की जरूरत है, कहाँ पे फैक्ट की जरूरत है, कहाँ पे कंपैरिजन की जरूरत है। तो फिर ये इंट्रो की बात हो गई। तो फिर इंट्रो के बाद आता है बॉडी। तो फिर बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कितने पार्ट्स है क्वेश्चन के, 2 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। तो फिर आपको स्पेस डिवाइड करने आना चाहिए कि
और आपको ये समझ में आना चाहिए कि विच पार्ट विल कैरी हाउ मेनी मार्क्स। तो ये आपको एनालिसिस फिर प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ते जाओगे उससे आ जाएगा कि कभी कभी एक होता है कि 15 मार्क का क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, तो फिर जो बड़ा पार्ट होता है उसके लिए 10 मार्क्स होते हैं, जो छोटा पार्ट होता है उसके लिए 5 मार्क्स होते हैं। कभी कभी 10 मार्कर्स में 3 पार्ट्स होते हैं, तो फिर वो 3 3 3 मार्क्स ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो फिर उसकी वजह से ये होगा कि आपका मार्क मिस नहीं होगा, आपका कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। तो फिर बॉडी में और एक चीज इंपॉर्टेंट सबसे है कि आप इंट्रो के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका इंट्रो और आपकी बॉडी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग है। इट इज लाइक आवर हेड एंड आवर बॉडी, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर अटैच्ड, है ना, दे आर कनेक्टेड। तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं तो फिर हम तुरंत बॉडी में हंगर के साथ रिलेट करते आना चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में इंट्रो में बात कर रहे हैं और बॉडी में आप कोई तो अलग ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हो, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। दे शुड कोहेरेंट, दे शुड बी कोहेरेंट, दे शुड बी इन सिंक। तो फिर यह है कि लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग मेन इसमें बॉडी में ये है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके सब हेडिंग और हेडिंग्स डाल दो और उसको बॉक्स कर दो, ताकि जो आंसर चेक कर रहे हैं उनको पता चले कि हाँ, इसने ही हैज आंसर्ड एवरी पार्ट और उसने हेडिंग भी के रखा है। तो फिर मेक इट इजी फॉर द इवेल्युएटर टू चेक योर आंसर, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम कि कहाँ पे क्या लिखा है। उनको बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए कि ओके यहाँ पे ये पार्ट लिखा है, यहाँ पे ये फैक्ट लिखा है, यहाँ पे ये रिपोर्ट लिखा है। तो फिर अंडरलाइन वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज है कि आपका आंसर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अगर हंगर पे क्वेश्चन है तो फिर आप सिर्फ हंगर के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पे हंगर और विमेन हेल्थ और विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, विमेन रिप्रोडक्टिव के हेल्थ के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनकी हेल्थ, ये सब इंटर रिलेटेड कैसे है। जो बच्चे पैदा होंगे उनका न्यूट्रिशन, फिर उसको आप हेल्थ एंड हाइजीन से, उसको आप सैनिटेशन से, उसको आप स्वच्छ भारत से। तो फिर ऐसे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपका आंसर ऐसे नहीं कि, तो फिर एटलीस्ट 10-20% ऑफ द पार्ट आपके आंसर का ऐसा होना चाहिए कि जो दिखाए कि यू हैव वेरी होलिस्टिक थिंकिंग, जो 360 डिग्री व्यू बोलते हैं। तो फिर आंसर शुड रिफ्लेक्ट दैट। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज सब्सटेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीज बता रहे हो तो फिर ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग दैट थिंग। अगर आप बोल रहे हो कि ये बताया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड गुड हेल्थ टू इट्स सिटीजन, तो फिर आप ऐसे बोल रहे हो, तो फिर आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो। तो फिर आपको यहाँ पे आर्टिकल 47 डालते आना चाहिए। तो फिर यू शुड यूज आर्टिकल 47 इन सच केसेस। तो फिर दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो फिर आप जो भी बात करो तो फिर उसको ट्राई टू सब्सटेंशिएट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी आर्गुमेंट, बट एटलीस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स you can do it. तो substantiate, you can substantiate with fact, figure, comparisons. ओके, फिफ्थ है कि मुझे बहुत जो चीज अच्छी लगती थी कि कंपैरिजंस, जो इंटरनेशनल कंपैरिजंस है कि किसी भी चीज में R&D में अगर क्वेश्चन आया तो फिर यू कैन कंपेयर इंडिया एंड यूएसए। अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्वेश्चन आया तो फिर यू कैन कंपेयर इंडिया एंड चाइना। अगर वाटर स्कार्सिटी, वाटर मैनेजमेंट में आ गया तो फिर यू कैन कंपेयर इंडिया एंड इजराइल। अगर हेल्थ में क्वेश्चन आ गया तो फिर यू कैन कंपेयर इंडिया एंड ब्राजील, इंडिया एंड क्यूबा। तो फिर ये कंपेरेटिव जो अप्रोच होता है वो एक आपके आंसर को बहुत अच्छा एस्पेक्ट दे देता है इंटरनेशनल का, कि आप बहुत ज्यादा ब्रॉड सोचते हो और आपको पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन दी इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कौन सी अच्छी चीजें हैं एंड वेयर वी स्टैंड इन कंपैरिजन विथ द कंट्रीज वी आर कम्पीटिंग विथ। तो फिर ये एक कंपैरेटिव व्यू अगर आप आंसर में दे सको तो फिर दैट विल बी एन एडवांटेज। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि केस स्टडीज। तो फिर जो मैंने पहले पॉइंट बताया उसी से कंपेयर करके आप केस स्टडीज दे सकते हो। कि मान लो पंचायत राज में आपको कोई केस स्टडी देना है तो फिर पंचायत राज में जो इस्तर डफलो है, अभिजीत बैनर्जी की वाइफ, उन्होंने एक सर्वे किया था वेस्ट बंगाल में कि वेन एवर पंचायत इज लेड बाय विमेन, दैट पंचायत टेंड टू स्पेंड मोर ऑन सैनिटेशन एंड हेल्थ एंड वाटर। तो फिर ये एक केस स्टडी हो गई। तो फिर आप ये केस स्टडी बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हो। जब पंचायत का क्वेश्चन आ गया आप ये यूज कर सकते हो, जब हेल्थ का क्वेश्चन आ गया तब आप ये यूज कर सकते हो, जब वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन आ गया तब ये आप यूज कर सकते हो। तो फिर इस हिसाब से सक्सेसफुल केस स्टडीज को कोट करो। जैसे कि और एक केस स्टडी है, पेपर 1 में हमेशा ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपनी लोकल आइडेंटिटी हैम्पर हो रही है क्या, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपनी डाइवर्सिटी हैम्पर हो रही है क्या। तो फिर उसके लिए एक डांसर है रमली इब्राहिम बोल के, तो फिर उन्हें पद्मश्री मिला था। तो फिर वो अपने इंडियन डांस फॉर्म जो है
वो मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में स्प्रेड करते हैं। तो फिर हम ये केस स्टडी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं सोसाइटी के पार्ट में, हम ये केस स्टडी यूज कर सकते हैं एसेज में, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही अपने जो डांस फॉर्म है, जो अपने ट्रेडिशंस है लोकल, वो बाहर स्प्रेड हो रहे हैं। तो फिर इट विल बी अ बेटर आर्गुमेंट। तो फिर ऐसे करो कि जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाए आपका आंसर पढ़ के, कि यार ये किसी बंदे ने लिखा नहीं है बट इसने लिखा है, तो फिर मेक हिम हैप्पी, ही विल गिव यू मोर मार्क्स। और ये तो बॉडी की बात होगी। तो फिर केस स्टडीज में आप कोई भी केस स्टडीज दे सकते हो सक्सेसफुल, किसी विलेज लेवल का दे सकते हो, कोई आईएएस ऑफिसर का दे सकते हो, कोई अच्छे से इनिशिएटिव दे सकते हो केरला, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। तो फिर ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, जो कि इसमें कवर नहीं होते मंथली मैगजीन्स में। तो फिर न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तब आप नोट्स ना ही बनाओ तो भी चलेगा, बट ये जो अच्छे अच्छे केस स्टडीज है उनके लिए तो नोट्स पक्के से बनाओ। और लास्ट पार्ट होता है आंसर का, कि कंक्लूजन होता है। तो फिर कंक्लूजन सब बोलते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि a bureaucrat has to work in such a negative environment that he has to be positive himself। तो फिर क्वेश्चन कितना भी क्रिटिकल हो, क्वेश्चन कितना भी हमें पता है कि ये चीजें इंडिया में अच्छी नहीं चल रही, ये चीजें इंप्रूव होने की जरूरत है, तो भी आपका साइनिकल टोन वहां पे कंक्लूजन में नहीं दिखना चाहिए। बॉडी में आप कंपेयर करो, बॉडी में आप आर्गुमेंट्स दे दो, बॉडी में आप क्रिटिसाइज करो, बट व्हेन यू एंड योर आंसर यू शुड कम आउट एज अ पॉजिटिव पर्सन। उनको लगना चाहिए कि ये ही रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिविटी, सो शो सम होप इन योर कंक्लूजन्स। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो फिर यू कैन यूज वेरियस कमिटीज और कमीशंस, क्योंकि कमिटीज और कमीशंस ऐसे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ सजेशंस देते रहते हैं। तो फिर आई हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 30-40 कमिटीज एंड आई हैड मक्ड अप दोस कमिटीज। तो फिर आप ऐसे बहुत सारी कमिटीज यूज कर सकते हो, कि अभी मुझे कमिटीज याद नहीं आ रही, मतलब बहुत सारी कमिटीज है। सुमित बोस कमेटी है पंचायत राज के लिए, और ऐसे बहुत सारी कमिटीज है। एसएचजीज के लिए अलग कमेटी है, एनजीओ के लिए अलग कमिटीज है। तो इफ यू सर्च यू विल गेट कमिटी फॉर एवरी सिलेबस पॉइंट। तो फिर आप अगर वो अच्छे से यूज कर सकोगे, क्योंकि वो कमिटी मेंबर इतने इंटेलिजेंट और इतने क्या बोल सकते हैं कि उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कि उनके जो सजेशंस है वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हमें खुद का सजेशन देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया होता है। तो फिर हम उनका सजेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी यूज कर सकते हो, स्पेशली इन पेपर 2 और पेपर 1 सोसाइटी पार्ट। तो फिर देर इज अ लिस्ट ऑफ 10-20 सुप्रीम कोर्ट केसेस, so you can use those cases and what supreme court has opined in those particular cases and relate it with your question। और लास्ट है कि एक तो आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से फिर से क्लोज कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना बलवॉक है, अपने आंसर राइटिंग का जो है वो पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन। अपना आंसर जो भी है, हमारा आंसर जो है वो हमेशा इट शुड बी इन सिंक विथ कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में आप गवर्नमेंट मेजर के साथ एंड कर सकते हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है जिसका हमें पता होता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो फिर ये जो है, इससे हम एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन कर सकते हैं। या फिर स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत, तो फिर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। या फिर इंडिया टुडे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया टुमारो, तो फिर हम ये लिंक करके कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो फिर या तो एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे सेंटेंसेस आए होते हैं कि वी शुड एम फॉर ग्रीन मदर अर्थ विथ ब्लू स्काईज, ऐसे कुछ तो इकोनॉमिक सर्वे में आता है। तो फिर आप वो यूज कर सकते हो। तो फिर ये जो भी ऐसी चीजें आती है अलग अलग हटके जो सेंटेंस बोलते हैं ना, तो फिर वी कैन यूज दोज सेंटेंसेस इन द कंक्लूजन एंड दे फील लाइक पॉजिटिव कंक्लूजन। सो इतना अभी तो बता सकता हूँ आंसर राइटिंग के बारे में। विनायक जी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपने समझाया। और हम हमेशा, जैसे हमने बात की कि हम बात करते हैं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन उसको कैसे इंटरलिंक करना है उसको आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और मुझे लगता है ये जो सारी बातें आपने समझाई है वो एक मार्गदर्शन देगी सभी एस्पिरेंट्स को कि अपनी पढ़ाई को किस डायरेक्शन में ले जाना। थैंक यू सो मच विनायक जी फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर किए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आज इस इंटरव्यू सेशन में आए और अपने जर्नी से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को शेयर किया। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, Divyanshu. Thank you for having me here, and I enjoyed, sharing my experience with the aspirants. I hope it will be helpful to all the aspirants.